के बारे में स्टडी किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि जो अपना ईथर कंपाउंड्स होते हैं उसको आप फॉलोइंग 4 मेथड्स के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें से जो अपना विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस है वो बेस्ट प्रोसेस माना गया है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा आप ईथर कंपाउंड को इजीली ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। तो पीछे हमने विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को डिफाइन किया था, उसकी स्टेटमेंट को डिफाइन किया था और कुछ वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हम लेके चले थे, ठीक है। आज हम विलियमसन सिंथेसिस को डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो पीछे हमने देखा था कि जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होती है वो SN2 मैकेनिज्म पे बेस होती है। विलियमसन सिंथेसिस मेथड बेस अपॉन SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले SN2 मैकेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो अपना विलियमसन सिंथेसिस का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में SN2 का कंसेप्ट पता लग गया होगा, मतलब SN की फुल फॉर्म पता लग गया होगा, SN2 का मतलब क्या होता है। तो SN2 मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। देखो SN2 मैकेनिज्म में 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने के हैं। पहला जो पॉइंट है SN2 का वो ये है कि इस मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो गिवन कंपाउंड पे हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियोफाइल अटैक टू गिवन कंपाउंड फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। जो अपना न्यूक्लियोफाइल है, जो भी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे गिवन है वो कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक करेगा, पहला कंसेप्ट। दूसरा पॉइंट ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पर अटैक करेगा तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिशन कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। ट्रांजिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी को रखते हैं, ठीक है। ऐसा कंपाउंड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में लाई करे तो वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन कंपाउंड, ठीक है। तो ट्रांजिशन कंपाउंड के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकआउट एक साथ होता है, समझ आया। SN2 मैकेनिज्म में जब न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पर अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले ट्रांजिशन कंपाउंड मिलते हैं, फिर उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो ट्रांजिशन कंपाउंड के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांजिशन कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड ब्रेकआउट होगा और जो नया केमिकल बॉन्ड बनेगा वो एक साथ होता है, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकआउट विल बी टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। पता लग गया होगा, बॉन्ड ब्रेकआउट होना और नया बॉन्ड बनना वो इस प्रोसेस में एक साथ होते हैं। जिस टाइम पे बॉन्ड धीरे धीरे करके पार्सली बॉन्ड ब्रेकआउट होना स्टार्ट करेगा उसी टाइम में नया बॉन्ड पार्सली फॉर्म में बनना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ अपने 2-3 पॉइंट थे SN2 के। तो देखो किस टाइप से रिएक्शन टेक प्लेस करती है वो देख लेते हैं। तो क्या होगा, पहले तो जो पॉइंट बताए हैं उसको आप यहाँ पे यूज करोगे। तो क्या बताया? न्यूक्लियोफाइल, दिस इज न्यूक्लियोफाइल अटैक विद गिवन कंपाउंड। मान लो अपने पास कंपाउंड दे रखे हैं CH3 Br, दिस इज ब्रोमोमीथेन, ठीक है। ब्रोमोमीथेन कंपाउंड हमने यहाँ पे लिया। जब न्यूक्लियोफाइल मीन्स जो अपना हाइड्रोक्सी ग्रुप है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही गिवन कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? पहले तो बॉन्ड ब्रेकआउट होगा, पर यहाँ पे तो ये कह रहा है कि जो बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा है और जो नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो एक साथ होगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पर अटैक किया तो सबसे पहले में क्या मिलते हैं? ट्रांजिशन कंपाउंड यहाँ पे ऑब्टेन होते हैं। तो ट्रांजिशन कंपाउंड कैसे ऑब्टेन होगा? देखो CH3, या इसको ऐसे ले लो CH3 हो गया CH3। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो CH3Br
ब्रोमोमीथेन पे ध्यान देना, यहाँ पे जो कार्बन है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट है, ब्रोमीन से। तो जैसे ही OH न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड पर अटैक करेगा, अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, तो क्या होगा, सबसे पहले तो नहीं कह सकते एक साथ होगा। तो क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इस गिवन कंपाउंड पर अटैक कर रहे हैं तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होगा, पार्शली ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो कंप्लीट बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या होगा, कार्बन और ब्रोमीन के बीच में पार्शली बॉन्ड ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर देगा, धीरे धीरे करके बॉन्ड ब्रेकआउट होना स्टार्ट कर देगा यहाँ से। जिस टाइम पे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकआउट होगा कार्बन और हेलोजन के बीच में, उसी टाइम में कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में नया केमिकल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से आपने अल्फा कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड ब्रेकआउट करना स्टार्ट किया, उसी टाइम में जो अल्फा कार्बन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ पार्शली नया बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। मतलब यहाँ पे आ जाएगा HO। ठीक है, ये जो अल्फा कार्बन है ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ मतलब कहते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ पार्शली बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड के अंदर बॉन्ड फॉर्म होना मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकआउट एक साथ हो रहे हैं। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज ट्रांजिशन कंपाउंड, ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हो, ट्रांजिशन कंपाउंड कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कंपाउंड सिंपल ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि बॉन्ड ब्रेकआउट होना और नया बॉन्ड फॉर्म होना वो एक साथ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन आके टेक प्लेस करेगी तो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकआउट हो जाएगा और कार्बन और हाइड्रोक्सी के बीच में कंप्लीटली बॉन्ड बन जाता है। तो क्या हुई, ये तो पार्शियली बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा था, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकआउट हो गया। जब ये कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेकआउट होगा तो ब्रोमीन यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब ब्रोमीन तो एलिमिनेट हो गया बट ये कार्बन किससे कनेक्ट हो गया, OH से। तो क्या बना गया, CH3OH और प्लस में Br नेगेटिव। क्योंकि जैसे आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो जैसे बॉन्ड ब्रेकआउट करोगे तो यहाँ पे जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही आपने यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे जो अपने शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ आ गए। तो जैसे यहाँ पे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ब्रोमीन का आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। ठीक, तो कहने को मतलब ये है, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एल्कोहल कंपाउंड प्रिपेयर हो गया और यहाँ से जो ब्रोमीन एनाइन था वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, दिस इज मीथेनॉल, दिस इज मीथेनॉल और भाई दिस इज लिविंग ग्रुप। इस रिएक्शन में जो Br नेगेटिव है ये क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है ना, रिएक्शन से बाहर निकल रहे हैं, तो इस वजह से Br नेगेटिव को क्या कहोगे आप, दिस इज लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये अपना SN2 मैकेनिज्म की रिएक्शन। तो क्या बताया, इस रिएक्शन में सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को आप गिवन कंपाउंड पे बैक साइड से अटैक करवाओगे। अटैक करवाने के बाद हमें ट्रांजिशन कंपाउंड प्रिपेयर होगा। तो इस ट्रांजिशन कंपाउंड में जो बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं और जो नया बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो एक साथ यहाँ पे टेक प्लेस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजिशन कंपाउंड को आप फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो ध्यान देना, इसमें ये जो बड़ा कंपाउंड है इस पर जो बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से अटैक कर रहे हैं ना, बैक साइड से अटैक कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कैलकुलेट करनी है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अलोंग टू SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन समझ में आ गई होगी, रिएक्शन किस टाइप से टेक प्लेस करता है वो हमने यहाँ पे बता दिया। सबसे पहले गिवन कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराओगे, ट्रांजिशन कंपाउंड प्रिपेयर करोगे, फिर ट्रांजिशन कंपाउंड फाइनल प्रोडक्ट में ऑब्टेन होता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप इस रिएक्शन से बाहर निकल सकता है, सिस्टम से बाहर निकल सकता है। ठीक, अच्छा अब देखो ध्यान देना, नाउ वी कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हेलोजन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो अपना कंपाउंड दे रखा है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करोगे,
reactivity of following compounds according to SN2 mechanism. ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के बेसिस पे जो भी कंपाउंड अपने पास दे रखे हैं उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 4 कंपाउंड यहाँ पे रखे सर ने। देखो जैसे मान लो अपना पहला कंपाउंड है क्या, मिथाइल हैलाइड। सिंपल है नो, दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज फर्स्ट कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड ले लिया हमने प्राइमरी हेलोअल्कीन कंपाउंड। यहाँ पे देखो दिस इज मिथाइल हैलाइड एंड दिस इज प्राइमरी हेलोअल्कीन कंपाउंड। ओके, ये अपना दूसरा कंपाउंड है। तीसरा कंपाउंड का हमने यहाँ पे ले लिया सेकेंडरी हेलोअल्कीन कंपाउंड। सही, दिस इज सेकेंडरी हेलोअल्कीन कंपाउंड। फोर्थ टर्सरी हेलोअल्कीन कंपाउंड, टर्सरी हेलोअल्कीन कंपाउंड। ओके, तो ये 4 कंपाउंड अपने पास गिवन है। जब इन कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा, मतलब SN2 के अकॉर्डिंग आप रिएक्शन कराओगे, तो हमें इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं ध्यान देना। देखो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं मिथाइल हैलाइड। तो ध्यान दो, मिथाइल हैलाइड में जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन से कनेक्ट है। तो ये जो हमारा एक कार्बन होगा जो सीधा अल्फा से जो सीधा हैलोजन से कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। क्या बताया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ग्रुप है वो एक कार्बन से कनेक्ट है, सीधा एक कार्बन से कनेक्ट है। तो जो कार्बन डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट होते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। ओके, तो यहाँ पे केवल अल्फा कार्बन एटम सीधा प्रेजेंट है। ओके, चलो प्राइमरी हेलोजन पे आ जाओ। तो प्राइमरी हेलोजन पे ध्यान दो, दिस इज हेलोजन ग्रुप। ये हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से सीधा कनेक्ट होगा, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट है, ये अल्फा कार्बन है ना अपना। अब ये जो अल्फा कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हेलोजन। सेकेंडरी हेलोजन में आओ तो देखो ये जो अल्फा कार्बन होगा वो डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, 2 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी हेलोजन। टर्सरी हेलोजन में ध्यान देना कि जो अल्फा कार्बन होगा वो डायरेक्ट 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। एल्काइल मतलब कार्बन। तो ये जो अपना अल्फा कार्बन होगा वो डायरेक्ट 3 कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप से सीधा कनेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी हेलोजन कंपाउंड। ओके, तो चलो हम रिएक्टिविटी का कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो कैसे क्या लगाओ, ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे और लिख देंगे। देखो सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं मिथाइल हैलाइड। सबसे पहले हम लेके आओ मिथाइल हैलाइड। दिस इज मिथाइल हैलाइड। SN2 मैकेनिज्म में रिप्लेस करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल हमने ले लिया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो बैक साइड से कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, समझ आ गया। जो अपना न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या करेगा, बैक साइड से गिवन कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे सीधा अटैक करेगा। ओके, अब देखो ये अपना अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, और ये हो गया हाइड्रोजन ग्रुप हो गया। अब हमें पता है क्या, साइज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन की साइज की बात करें तो जो कार्बन का साइज होता है वो बड़ा होता है और हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है। समझ आ गया, कार्बन का साइज बड़ा होगा एज कंपैरिजन टू साइज ऑफ
हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन का साइज छोटा है, कार्बन का साइज बड़ा है। तो ध्यान दो, ये जो अपना अल्फा कार्बन है इससे 3 छोटे छोटे H यहाँ पे कनेक्ट है, और ये हो गया अपना हाइड्रोजन एटम। ओके, मान लीजिए हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये 3 H यहाँ पे कनेक्ट है। सही है। अब पीछे से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो, न्यूक्लियोफाइल सीधा अल्फा कार्बन पे कनेक्ट होगा। अब अल्फा कार्बन से छोटे छोटे 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये कह सकते हो कि अल्फा कार्बन पे जो एक्टिव साइट होगी, जो रिएक्टिव साइट होगी वो ज्यादा होती है ना। बैक साइड में ये है, ये जो स्पेस आ रहे हैं, इस स्पेस को आप क्या कहोगे, अल्फा कार्बन के सरफेस पे ये जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइट, या तो रिएक्टिव साइट, जिस पे न्यूक्लियोफाइल सीधा कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना अल्फा कार्बन हो गया। तो अल्फा कार्बन में जो रिएक्टिव साइट है वो ज़्यादा है, जिस वजह से क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अल्फा कार्बन पे बैक साइड से इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट होने के बाद ये होता है ट्रांजिशन कंपाउंड। सही है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी वो लार्ज कह सकते हैं, हाई। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये है कि जो अल्फा कार्बन है ना वो इजीली क्या करेगा, सॉरी जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल OH वो इजीली क्या करेगा, अल्फा कार्बन पे इजीली कनेक्ट हो जाएगा, अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो रिएक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से क्या होगा कि जो OH होगा वो इजीली अल्फा कार्बन पे कनेक्ट हो सकता है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड। तो प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड पे आ जाओ क्या, मान लो दिस इज RCH2 हैलोजन, ये हमने प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड लिया। दिस इज प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड। प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड को थोड़ा मॉडिफाई करो, देखो ये क्या अपना अल्फा कार्बन, तो दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन सीधा हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ये मान लो अपना हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया। अच्छा, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से दो हाइड्रोजन सीधे सीधे यहाँ पे कनेक्ट है, मान लो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मीन्स कार्बन। अल्फा कार्बन है वो सीधा एक कार्बन से कनेक्ट है, तो ये अपना मान लो ये दूसरा कार्बन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपना एल्काइल ग्रुप है। सही है। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड है इस पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। तो हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, OH में, जब न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहे हैं, अल्फा कार्बन पे बैक साइड से अटैक कर रहे हैं। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल गिवन कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे बैक साइड से अटैक करेगा, तो इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो थोड़ा सा लेस होता है एज कंपेरिजन टू मिथाइल हैलाइड। क्यों, देखो अभी हमने क्या बताया कि मिथाइल हैलाइड में जो अपना अल्फा कार्बन है वो 3 छोटे छोटे H से कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिव साइट होगी अल्फा कार्बन पे वो ज़्यादा होता है, रिएक्टिव स्पेस ज़्यादा है, जिस वजह से OH नेगेटिव इजीली यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। जबकि प्राइमरी हैलोअल्केन पे आ जाओ, तो प्राइमरी हैलोअल्केन कंपाउंड पे जो अपना अल्फा कार्बन होगा वो 2 तो H से कनेक्ट है और एक एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है। अब देखो, अगर हम रिएक्टिव साइट की बात करें तो रिएक्टिव साइट कहाँ पे ज़्यादा है, अल्फा कार्बन की रिएक्टिव साइट की बात करें तो कहाँ पे ज़्यादा होगी रिएक्टिव साइट, मिथाइल हैलाइड पे। जबकि प्राइमरी हैलोअल्केन की बात करें तो प्राइमरी हैलोअल्केन पे जो अपना अल्फा कार्बन है उस पे जो रिएक्टिव स्पेस है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेरिजन टू मिथाइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा और आ गया। अब कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होता है, कार्बन का साइज हाइड्रोजन से बड़ा होगा, जिस वजह से कार्बन ने कुछ ज़्यादा स्पेस अल्फा कार्बन का ऑक्यूपाई कर लिया, जिस वजह से यहाँ पर जो एक्टिव साइट है, जो अपनी रिएक्टिव साइट होगी, जो एक्टिव साइट होगी अल्फा कार्बन की, वो मिथाइल हैलाइड के कंपेरिजन में कम होती है। रिएक्टिव साइट एंड अल्फा कार्बन will be less as comparison to मिथाइल हैलाइड। समझ आ गया।
अल्फा कार्बन के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की जो टेंडेंसी होती है वो यहाँ पे कम होती है, जबकि मिथाइल हैलाइड पे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कार्बन कोर कनेक्ट है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली एज कंपेरिजन टू दिस वन, इसका कंपेरिजन में कर रहे हैं, इसका कंपेरिजन में यहाँ पे जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता, कनेक्ट हो तो पाएगा पर ज़्यादा जो रिएक्टिव साइट है वो यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे रिएक्टिव साइट कम है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हम सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड। तो सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड पे आ जाओ। तो सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड में ध्यान देना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखो, सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड। तो देखो सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड क्या होते हैं, RCRH X, ठीक है, दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड। तो देखो ये अपना अल्फा कार्बन हो गया, दिस इज अल्फा कार्बन, और भाई ये दो एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो गया, एक दूसरा एल्काइल ग्रुप यहाँ पे हो गया, दिस इज अल्फा कार्बन, ये अपना एल्काइल, ये एल्काइल, और एक H छोटा सा यहाँ पे प्रेजेंट है और पीछे है हाइड्रोजन। सही है। अच्छा अब देखो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अल्फा कार्बन पे कनेक्ट होगा, तो क्या न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पे यहाँ पे इजीली कनेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, एज कंपेरिजन टू मिथाइल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्कोहल कंपाउंड। क्यों नहीं हो पाएगा? ध्यान देना, अल्फा कार्बन है वो दो कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है, शर्मा के, और एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो कनेक्ट होने के बाद अल्फा कार्बन की जो रिएक्टिव साइट होगी, जो रिएक्टिव स्पेस होगा, वो इनके कंपैरिजन में कम होता है। यहाँ पे जो रिएक्टिव साइट है अल्फा कार्बन में, वो यहाँ पे कम है, रिएक्टिव साइट एट अल्फा कार्बन विल बी लेस, ठीक है, यहाँ पे लेस है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है रिएक्टिव साइड, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव साइड है अल्फा कार्बन पे, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जो अपना अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन पे जो रिएक्टिव साइड होगी जिस पे न्यूक्लियोफाइल इजीली कनेक्ट होते हैं, वो यहाँ पे कम है, ठीक है, रिएक्टिव साइड यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव साइड प्रेजेंट है। अब रिएक्टिव साइड यहाँ पे कम है, तो ये जो अपना न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि दो कार्बन कनेक्ट हो गए तो क्या होता है, थोड़ी क्राउडनेस यहाँ पे आ जाती है, भीड़ भाड़ का माहौल यहाँ पे बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी क्राउडनेस आ गई, भीड़ हो गई, जिस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इजीली अल्फा कार्बन पे कनेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की बात करें तो रिएक्टिव साइड यहाँ पे इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली कनेक्ट हो पाएगा। जबकि मिथाइल हैलाइड की बात करें तो मिथाइल हैलाइड में अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन सीधे सीधे यहाँ पे कनेक्ट हैं, जिस वजह से मिथाइल हैलाइड में जो अपना रिएक्टिव साइड होगा अल्फा कार्बन पे वो सबसे ज़्यादा होता है, रिएक्टिव साइड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली कनेक्ट हो पाता है, ठीक है। चलो अब अपना जो लास्ट कंसेप्ट है, लास्ट जो कंपाउंडेड टर्सरी एल्कोहल का, वो कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलो, हम लेके चल रहे हैं टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड। तो देखो जैसे हमने एग्जांपल दिया हैलोजन, यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो 3 अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, डायरेक्टली 3 कार्बन से कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड। ओके, अब ध्यान देना क्या, टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड में ये हो गया अपना अल्फा कार्बन, और ये अपना फर्स्ट एल्काइल ग्रुप, ये सेकंड एल्काइल ग्रुप, और ये भाई अपना थर्ड एल्काइल ग्रुप, और ये हो गया अपना हैलोजन एटम। अल्फा कार्बन प्राइमरी मतलब फर्स्ट एल्काइल, सेकंड एल्काइल, थर्ड एल्काइल, ये कनेक्ट है ना। यहाँ पे अपना न्यूक्लियोफाइल है। अब अल्फा कार्बन की बात करें तो अल्फा कार्बन के साथ 3 एक्स्ट्रा कार्बन कनेक्ट है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप कनेक्ट है,
तो यहाँ पे जो रिएक्टिव साइड होगी वो बहुत कम होती है, क्योंकि मोस्टली स्पेस अल्फा कार्बन का जो मोस्टली स्पेस है वो 3 एल्काइल ग्रुप ने ऑक्युपाई कर लिया। अब ऑक्युपाई करने के बाद जो एक्टिव साइड बचती है वो बहुत ही कम बचती है। ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्टिव साइड है, रिएक्टिव साइड वो लिस्ट कह सकते हैं, दिस इज लिस्ट रिएक्टिव साइड। आ गया? ओके, टर्सरी एल्कोहल में जो अल्फा कार्बन होगा वो 3 एल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है, 3 कार्बन से कनेक्ट है, जिस वजह से सबसे ज्यादा कार्बोनेस अल्फा कार्बन में टर्सरी एल्कोहल पे होगी, क्योंकि 3 कार्बन हो गए और एक छोटा सा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिस वजह से अल्फा कार्बन पे कार्बोनेस वेट भाग सबसे ज्यादा टर्सरी एल्कोहल पे होगी, जिस वजह से जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो यहाँ पे इजीली कनेक्ट नहीं हो पाता, बहुत डिफिकल्ट अमाउंट में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक कर पाता है। क्यों अटैक कर पाएगा कम अमाउंट में? क्योंकि यहाँ पे क्राउडनेस ज़्यादा हो जाती है, वेट भाग ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से OH नेगेटिव इजीली अल्फा कार्बन पे कनेक्ट नहीं हो पाता। ओके, पता लग गया होगा? मिथाइल हैलाइड में जो अपना अल्फा कार्बन है वहाँ पे रिएक्टिव साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली कनेक्ट हो पाएगा, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो मिथाइल हैलाइड आर मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, जिस कंपाउंड पे अल्फा कार्बन की रिएक्टिव साइड सबसे ज्यादा होती है वो कंपाउंड क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव। समझ में आ गया? कोई भी कंपाउंड, कोई भी एल्कोहल कंपाउंड मोर रिएक्टिव कब होगा? अकॉर्डिंग टू SN2, जब अल्फा कार्बन लार्ज अमाउंट में रिएक्टिव साइड कंटेन करता है। अगर लार्ज अमाउंट में रिएक्टिव साइड अगर अल्फा कार्बन की होगी तो वो कंपाउंड मोर रिएक्टिव होता है, और ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा कार्बन की रिएक्टिविटी साइड सबसे कम होती है तो वो लेस रिएक्टिव होता है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट है वो अल्फा कार्बन की रिएक्टिव साइड या कहते हैं एक्टिव साइड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मिथाइल हैलाइड पे रिएक्टिव साइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिस वजह से जो मिथाइल हैलाइड होगा वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल। प्राइमरी एल्कोहल में आ जाओ तो प्राइमरी एल्कोहल में जो अल्फा कार्बन की जो रिएक्टिव साइड होगी वो थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल में जो अल्फा कार्बन है उसकी रिएक्टिव साइड थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड। तो सिंपल ये कह सकते हो कि जो प्राइमरी एल्कोहल है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मिथाइल हैलाइड। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। तो सेकेंडरी एल्कोहल में जो अल्फा कार्बन होगा उसकी रिएक्टिव साइड प्राइमरी और मिथाइल से और कम होती है, जिस वजह से जो अपना सेकेंडरी एल्कोहल होगा वो लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेरिजन टू मिथाइल एंड प्राइमरी एल्कोहल कंपाउंड। इसी तरह टर्सरी एल्कोहल के कंसेप्ट को लेकर चल सकते हैं। टर्सरी एल्कोहल में जो अपना अल्फा कार्बन होगा उसकी रिएक्टिव साइड बहुत ही कम होती है। यहाँ पे जो रिएक्टिव साइड अल्फा कार्बन है वो बहुत ही कम है, जिस वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इसलिए अटैक नहीं कर पाएगा, बहुत ही लेस अमाउंट में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाते हैं, जिस वजह से ये कह सकते हैं कि जो टर्सरी एल्कोहल है वो लिस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो क्या बताया? मिथाइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, प्राइमरी हैलाइड उससे थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड हैलाइड सिंपल जो भी कह सकते हो वो उससे थोड़ा और लेस रिएक्टिव हो गया, और जो अपना टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड है वो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से हमने ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। क्या ऑर्डर फाइंड आउट किया भाई? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अकॉर्डिंग टू SN2। क्या फाइंड आउट किया कि जो मिथाइल हैलाइड होते हैं, जो मिथाइल हैलाइड होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव। उसके बाद प्राइमरी एल्कोहल जो प्राइमरी हैलाइड है
रिएक्टिव होगा। उसके बाद सेकेंडरी हेलोकेन और लेस रिएक्टिव हो गया, और सबसे कम टर्सरी हेलोकेन रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। टर्सरी हेलोकेन क्या हो गया, लिस्ट रिएक्टिव। सही है। क्या पढ़ा, जो मिथाइल हैलाइड है वो मोस्ट रिएक्टिव, प्राइमरी हेलोकेन थोड़ा सा लेस रिएक्टिव, सेकेंडरी हेलोकेन थोड़ा सा और लेस रिएक्टिव, और जो टर्सरी हेलोकेन है वो लिस्ट रिएक्टिव यहाँ पे कंपाउंड आते हैं अकॉर्डिंग टू SN2। तो ये है अपना SN2 का कंसेप्ट, समझ आ गया होगा। तो ये जो SN2 के अकॉर्डिंग जो रिएक्टिविटी का कंसेप्ट है वो रिएक्टिव साइड पे डिपेंड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड पे जो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन पे जो रिएक्टिव साइड होती है उसकी अमाउंट कितनी है, ओके, उस पर बेस है। ओके, अब देखो, अब हम बात कर लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस का कंसेप्ट। ये तो हमने SN2 का कंसेप्ट पढ़ा है, अब SN2 का कंसेप्ट विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में यूज करना है। कैसे करते हैं, ध्यान देना। अभी हमने SN2 मैकेनिज्म का कंसेप्ट हमने स्टडी किया, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कि जो मिथाइल हैलाइड होता है वो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, और जो टर्सरी हेलोकेन कंपाउंड है वो लेस या कहते तो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो देखो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस कंसेप्ट में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिक ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर। हमें फॉर्म करना है क्या, प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर। तो देखो कैसे प्रिपेयर करेंगे, देख लेते हैं। जैसे हमने कंपाउंड लिया, फॉर एग्जांपल ठीक है, ये कंपाउंड लेके चलते हैं CH3CCH3HOCH3। ये कंपाउंड हमारे पास दे रखे हैं। पहले तो इस कंपाउंड का नाम बताओ, क्या नाम है। सेलेक्ट एलोन कार्बोचीन, एक लंबी कार्बोचीन हमने यहाँ पे सेलेक्ट की। ठीक है, अब नंबर देंगे तो नंबरिंग कैसे कर लो, चाहे नीचे से कर लो, चाहे ऊपर से कर लो, वैसे नंबरिंग कर लो। मान हमने यहाँ पे नंबरिंग करी 1 2 3, तो कंपाउंड का नाम क्या है, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये कंपाउंड अपने पास दिया है। मान लो इस कंपाउंड को प्रिपेयर करना है, तो ये कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिक है, या कहे तो एलिफेटिक अनसिमेट्रिक कंपाउंड। एलिफेटिक में इस कार्बन चेन दे रखी है, यहाँ पे कोई भी एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो ये एलिफेटिक हो गया। अनसिमेट्रिक देख लो, देखो ये अपना R, ये हो गया O, ये हो गया R'। तो यहाँ पे जो R और जो R' है, R एंड R' बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या डिफरेंट है ना, ये अलग है, ये अलग है, तो दिस इज अनसिमेट्रिक। तो ध्यान दो, जब हमने यहाँ पे अनसिमेट्रिक ईथर फॉर्म करने, ऑब्टेन करने, तो उसके लिए हमेशा हम प्राइमरी हेलोकेन कंपाउंड का यूज करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो मिथाइल हैलाइड होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, प्राइमरी हेलोकेन थोड़ा सा लेस रिएक्टिव हो गया, सेकेंडरी हेलोकेन थोड़ा सा और लेस हो गया, और जो टर्सरी हेलोकेन कंपाउंड है वो लिस्ट रिएक्टिव है। तो ये कह रहे हैं कि जब हमें एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर ऑब्टेन करना हो तो हमें यहाँ पे जो हेलोकेन कंपाउंड लेके चलना पड़ेगा, या तो आप लेके चलो मिथाइल हैलाइड या फिर लेके चलो प्राइमरी। ठीक है, सेकेंडरी और टर्सरी हेलोकेन कंपाउंड यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जो टर्सरी हेलोकेन कंपाउंड है या जो सेकेंडरी हेलोकेन कंपाउंड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव कंपाउंड, जिस वजह से ये जो सेकेंडरी और टर्सरी होगा वो इस कंपाउंड के साथ, मतलब एल्कोक्साइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा।
ठीक है। तो क्या था कि जब हमें एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर यहाँ पे ऑब्टेन करना हो तो हम यहाँ पे एल्केन या तो प्राइमरी एल्केन कंपाउंड का यूज करेंगे या फिर मिथाइल हैलाइड का यहाँ पे यूज करते हैं। ओके, सेकेंडरी और टर्सरी एल्केन कंपाउंड यहाँ पे हम नहीं लेके चलते क्योंकि जो सेकेंडरी और जो टर्सरी एल्केन कंपाउंड है वो लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, जिस वजह से यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो देख लेते कैसे क्या। देखो हमें चाहिए अनसिमेट्रिक ईथर। सबसे पहले हम एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे पीछे हमने पढ़ा था ना विलियमसन सिंथेसिस का स्टेटमेंट हमने पीछे डिस्कस की थी, तो वो यहाँ पे यूज करो। सबसे पहले हमने लिया एल्कोहल कंपाउंड। तो एल्कोहल कंपाउंड कैसे होगा, देखो इसमें दो टाइप के ग्रुप कनेक्ट है, एक तो ये ग्रुप कनेक्ट है, एक ये ग्रुप कनेक्ट है। तो ये ग्रुप देखा जाए तो ये अपना कार्बन, ये कार्बन है वो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, ईथर ऑक्सीजन से कनेक्ट है। तो जिस वजह से ये कार्बन क्या करता है, जिस कार्बन अल्फा कार्बन। ये जो अपना एल्कोहल ग्रुप है इसमें ये जो अपना फर्स्ट कार्बन होगा वो सीधा क्या होगा, ईथर ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो इसको तो आप क्या कहोगे अल्फा कार्बन, और ये क्या होगा बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन डायरेक्ट दो कार्बन से कनेक्ट है, तो दिस इज सेकेंडरी ग्रुप। जबकि ये क्या है, ये प्राइमरी ग्रुप हो गया या फिर मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ऐसे करना। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, सेकेंडरी फिनोल कंपाउंड लेके चलो। फिनोल का कंसेप्ट तो लगा सकते हैं पर एल्कोहल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो क्या करो, सबसे पहले हमने लिया सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड। ठीक है, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड है, एल्कोहल। दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल कंपाउंड। नाम बताना भाई इस कंपाउंड का। देखो सेलेक्ट कार्बन चेन, नंबरिंग करें तो नंबरिंग आप कैसे करो, ऊपर से कर लो या नीचे से करो, मतलब या तो आप लेफ्ट साइड से कर लो, लेफ्ट से ऊपर या ऊपर से लेफ्ट। जिसके बाद हमने यहाँ पे नंबरिंग करी 1 2 3। तो 2 पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल को कनेक्ट है, तो क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज प्रोपेन 2। ये कंपाउंड हमारे पास ये बना है। ठीक है, और सबसे पहले क्या करोगे, एल्कोहल कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम मेटल से कराओगे। तो ये जो अपना एल्कोहल कंपाउंड है इसके दो मोल लेके चलना और 2 सोडियम मेटल हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो क्या हुआ, ये SN2 रिएक्शन टेक प्लेस कराएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेना। देखो क्या हुआ, एक मोल से एक H, दूसरे मोल से भी एक H, तो दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गए और क्या एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट ऑफ हाइड्रोजन गैस। सही है, इसके दो मोल है ना, प्रत्येक मोल से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दो तो H2 की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। H2 तो बाहर निकल गया, हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बट ये जो सोडियम होगा वो सीधा किससे कनेक्ट होगा, ऑक्सीजन से। ठीक है, इस सोडियम को ऑक्सीजन से कनेक्ट करवाता हूँ, क्या बन गया CH3 कार्बन CH3 H और दिस इज ONP। यहाँ पे दो मोल है ना, दिस इज 2 मोल। तो क्या नाम दोगे, क्या नाम है इस कंपाउंड का, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्या बन गया भाई, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड प्रिपेयर होते हैं। तो ये अपना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में देखो पीछे पढ़ लिया होगा, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। सेकंड स्टेप में क्या करना, ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये क्या करेगा, हेलोजन से कंबाइन करेगा, CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ गया Na। दिस इज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद, इसे रिएक्शन करा दो हेलोजन। ध्यान देना, हेलोजन का हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया था अकॉर्डिंग टू SN2। तो क्या आया था कि जो मिथाइल हैलाइड है वो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है, तो इसीलिए रिएक्शन कर जाएगा। चलो प्राइमरी एल्कोहल की बात करें तो वो भी मोर रिएक्टिव होते हैं, तो वो भी रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू SN2 या तो यहाँ पे आप मिथाइल हैलाइड को यूज करवा लो या फिर प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन यहाँ पे आप करवा सकते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल कंपाउंड यहाँ पे आप यूज नहीं करवाओगे। तो मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या, मिथाइल हैलाइड, तो यहाँ पे लिख चले मिथाइल हैलाइड, जिसमें मान लीजिए X और दिस इज CH3। तो क्या नाम है इस कंपाउंड का,
मिथाइल हैलाइड। हैलोमीथेन भी कह सकते हैं। टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। तो ध्यान देना, यहाँ से सोडियम और यहाँ से हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो गया, और कंबाइन होने के बाद क्या एलिमिनेट हो गया, NH एलिमिनेट हो गया। और ये CH3 ग्रुप सीधा कहाँ पे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन पे। CH3 ऑक्सीजन पे कनेक्ट होगा और क्या बना देगा, CH3 कार्बन, CH3H O किसे कनेक्ट है, CH3 से। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमें ऑब्टेन होते हैं। ये तो कंपाउंड बना रहा था, ये बन गया। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब एलिफेटिक अनसिमेट्रिक ईथर अगर ऑब्टेन करना हो आपको, तो क्या करना पड़ेगा कि जो एल्केन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई करो। अकॉर्डिंग टू SN2 के अकॉर्डिंग जो हमने रिएक्टिविटी का कंसेप्ट पढ़ा था वो यहाँ पे करोगे। जब हमें अनसिमेट्रिक एलिफेटिक ईथर चाहिए तो उसके लिए हम या तो मिथाइल हैलोल्केन का यूज करेंगे, मिथाइल हैलाइड का यूज करेंगे, या फिर प्राइमरी हैलोल्केन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी हैलोल्केन या टर्सरी हैलोल्केन कंपाउंड इस रिएक्शन में हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या नाम है, सेकेंडरी और टर्सरी हैलोल्केन कंपाउंड लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, जिस वजह से वो रिएक्शन को टेक प्लेस नहीं करवाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम या तो प्राइमरी हैलोल्केन कंपाउंड लेके चलें या फिर मिथाइल हैलाइड कंपाउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना पहला कंसेप्ट। ओके, करोगे। अब ये तो एलिफेटिक का कंसेप्ट हमने स्टडी करा था। अब एरोमेटिक कंपाउंड को और प्रिपेयर करने हैं, एरोमेटिक ईथर कंपाउंड और प्रिपेयर करने हैं। तो ये जो बड़ा एरोमेटिक ईथर कंपाउंड है इसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल तो हमने एलिफेटिक ईथर को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एरोमेटिक ईथर कंपाउंड को हम अगले लेक्चर में स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे दो कंसेप्ट आएंगे, कौन कौन से पीछे पढ़ा भी होगा। एरोमेटिक ईथर दो टाइप के होते हैं, एक तो एल्काइल अराइल ईथर और दूसरा डाई अराइल ईथर। ठीक है, तो ये जो एरोमेटिक का कंसेप्ट है वो हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।